हेलो। हम सभी लोग 2023 के साइंस एंड टेक में आए हुए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का आज एनालिसिस करने वाले हैं। सो दिस वाज ट्रेंड, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये डिस्कस किया था। इसमें बस एक एडिशन है और वो ये कि 2023 में जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2022 का कट ऑफ हमारे सामने आ चुका है। कट ऑफ में हम देखते हैं कि एक कंसिस्टेंट रिडक्शन है और 2021 और 22 में ये अपने बॉटम पे आ चुका है और जैसे कि अपेक्षा की जा रही है 2023 में ये कट ऑफ और कम रहने वाला है। ठीक है, मतलब अभी तो कोई भी स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, बट स्टिल 80 के अराउंड कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। एंड साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा डीप होता चला जा रहा है। वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोसीड दिस सेशन, यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है कि हम लोग साइंस एंड टेक को 9 यूनिट्स में कवर करेंगे। ठीक है। और जो पहला यूनिट आएगा इस सेशन के बाद, PYQ सेशन के बाद, वो IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से शुरू होगा। एंड इसमें जो टॉपिक हैं वो तो अभी तक की जो रिलेवेंट टॉपिक है वो मेंशन ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में आएंगी उनको हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन के साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, IR एंड डायनेमिक्स में जो भी चीज़ें आ रही होंगी उनको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन इज अबाउट एनीमिया फ्री इंडिपेंडेंट या एनीमिया मुक्त भारत। अब आपको पता है कि अगर बात एनीमिया की जाती है तो एनीमिया एक डिसीज है जो आयरन डेफिशिएंसी से आती है और यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट होता है गलत, बिकॉज इसमें कैल्शियम के बारे में बातचीत की जा रही है। सो यहाँ पे आयरन एंड फॉलिक एसिड्स के सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वीमेन। नो, नॉट कैल्शियम बट आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है। ये दूसरा, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलीट कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यस, आपको पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर से और बच्चे के बीच में, बच्चे की नाभि से प्लेसेंटल कॉर्ड मदर की यूट्रस को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें आयरन रिच माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। अगर इसको केवल 3 मिनट डिले कर दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे की बॉडी में आने वाले 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए डिले करने का जो कैंपेन है वो है, ये सही है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट। सी, डीवॉर्मिंग के लिए 1-2 मेडिसिन है जो कि दी जाती हैं वंस इन 6 मंथ। तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ये गलत है। ठीक है। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एंड मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनका न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं, वो खाते पीते अच्छा है बट स्टिल उनमें आयरन डेफिशिएंसी है, बिकॉज वो पीरियोडिकली कोई ना कोई डिसीज से परेशान हैं। जैसे कि अगर उनको जल्दी जल्दी मलेरिया हो रहा है, फ्लोरोसिस हो रहा है या हीमोग्लोबिनोपैथी, इनमें से अगर कुछ भी है, इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो कि पर्सन को आयरन डेफिशिएंट बनाते हैं, तो नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया को एड्रेस करता है? हाँ, करता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने स्टेटमेंट सही हो जाते हैं? ओनली 3। ठीक है। एंड अब जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था कि क्या होता है, ये प्लेसेंटल कॉर्ड ये है, इसको आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो दिस इज प्लेसेंटल कॉर्ड। इसी को कट करने में डिले करना है। ठीक है। सप्लीमेंटेशन में हमने बात करी आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की बात है और ये इन्फेंट में 6 मंथ तक के आयरन रिजर्व की बात करता है। इसके अलावा और इस कैंपेन में क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर मदर के द्वारा चिल्ड्रन को। एंड इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। एंड थर्ड, बाई एनुअल मास डिवॉर्मिंग, हमने बोला ना करीब 6 महीने में, ठीक है, एक टैबलेट के माध्यम से बॉडी को डिवॉर्म किया जाता है जिससे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां नहीं आती हैं। नाउ इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया। यस, ये बात सही है। ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन के बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको ये लिंक में क्लिक करना पड़ेगा। वंस यू विल क्लिक दिस लिंक, यू विल रीड अप नेक्स्ट पेज, जिसमें कि आपको इसके डिटेल्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें सारी जो डिटेल्स होंगी वो आराम से मिल जाएंगी। यस, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये एनीमिया मुक्त भारत के बारे में सारी चीजें, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एक बात ये देखते हैं कि प्रोफिलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, एंड इंटरवेंशन डिवार्मिंग। ठीक है, थर्ड इंटरवेंशन के बारे में इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिकेशन कैंपेन, सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। अभी हमने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की बात करी। फोर्थ इंटरवेंशन में है टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया विद फोकस ऑन प्रेग्नेंट वीमेन एंड स्कूल गोइंग एडोलेसेंट। तो इसके टारगेट ऑडियंस में एडोलेसेंट भी हैं, ये बात आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स के बारे में भी इसमें इंटरवेंशन है। सिक्स्थ इंटरवेंशन है इंटेंसिफाइंग अवेयरनेस, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया, जिसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन है जो एंडेमिक पॉकेट्स में होती है। मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी एंड फ्लोरोसिस के बारे में है। ठीक है, तो इस तरह वेरियस इंटरवेंशन के माध्यम से ये टॉपिक हम लोग इस तरह से कवर करते हैं। ठीक है, आइए अपने पार्ट में चलते हैं। सो एनीमिया मुक्त भारत, पीआईबी में आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं। एक सेकंड, एंड हाँ, द हिंदू में ये 10 दिसंबर 2022 को पब्लिश हुआ। तो अब आपको रीजन भी पता चल जाता है कि इससे क्वेश्चन क्यों पूछा गया, जिसमें कि मेन एनीमिया से संबंधित बातें की गई, सिकल सेल एनीमिया से संबंधित बातें आई थी 11 मार्च 2023 के द हिंदू में। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना अपने आप में रिलेवेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। सी देखो, पिछली बार कार्बन नैनो ट्यूब से संबंधित क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। इस बार क्वेश्चन किस में पूछा गया, कार्बन नैनो फाइबर। तो कार्बन नैनो फाइबर क्या होता है, एक बात हमको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हाँ, यूज हो सकता है कि नहीं, ये थोड़ी अवेयरनेस की बात है। फिर कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो इसकी रिसाइकलिंग की बात है। तो कार्बन कंपोनेंट ज्यादातर तो देखो रिसाइकल होते हैं, पहली बात ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ सर्टेन फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग में एक क्रिटिकल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन उनकी रिसाइकलिंग से आज की डेट में आपको पता है कि जितना एनवायरनमेंट से संबंधित क्राइसिस आ रही है, उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं बनाएगी जिसको रिसाइकल ना किया जा सके। तो ये बात अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसके यूजेस के बारे में है सी, तो हमको ये देखने की बात है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है क्योंकि इसको लिखा है कि रिसाइकल नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट, हाँ इसमें तो कोई ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाता है। नाउ अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो देखो, कोई एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको कोई चीज़ सही से मिल जाएगी, लेकिन ये वो आर्टिकल है जहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। नाउ ये न्यूज़ में कब था, 14 दिसंबर 2022, 17 नवंबर 2022, जबकि बजाज पल्सर ने अपनी बाइक में कार्बन नैनो फाइबर का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में न्यूज़ आई। उसके बाद जो है दिसंबर 2022 में TSF ग्रुप्स ने अपना एक प्रोग्राम अनवील किया जिसमें कार्बन फाइबर्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज़ करने की बात करते हैं। इसी से क्वेश्चन बन जाता है। सो कार्बन फाइबर्स क्या है, अगर आप इस बॉल में देख पाते हैं, ठीक है, इस सिलेंडर में देख पाते हैं, तो जैसे कोई भी थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, उसी तरह से ये भी धागा आपको दिखाई पड़ता है। दूसरी बात ये कि इसको अगर आप और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इससे बनने वाले, अगर हम किसी फैब्रिक की बात करते हैं, कोई क्लोथ जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो ऐसा टेक्सचर दिखाई देता है। ठीक है, इसी को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता,
इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो इस्तेमाल की बातें हैं वो ज़्यादा वाइड स्केल में की जाती हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन। जरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलेरोमीटर क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये एक वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये एक वर्टिकल एक्सिस है, तो इसको हम मान लेते हैं ये वर्टिकल एक्सिस। तो इमेजिन करने के लिए आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए ऐसा, तो ये आपका आ जाता है एक्स एक्सिस, ये आ जाता है वाई एक्सिस और ये आ जाता है वर्टिकल जेड, ठीक है, इस तरह से ये 3 एक्सिस होते हैं ना। तो अब एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस, अब ये हम बात करें तो नॉट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस, वो ऊपर नीचे किसी भी साइड होता है, तो एक्सेलेरोमीटर उसके मूवमेंट को रीड करता है, मेजर करता है। अगर वो वाई एक्सिस में मूव करे या जेड एक्सिस में मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको एक्सेलेरोमीटर मेजर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए कोई पार्टिकल है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना, कहीं भी जाता है, तो उसके मूवमेंट को एक्सेलेरोमीटर मेजर करता है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए एक्सेलेरोमीटर ग्रेविटी को मेजर करने में सक्षम है, तो आपका सेल फोन अगर किसी छत से, मान लीजिए ये छत है, ये रूफ है, इसे गिर रहा है, तो जब वो निश्चित है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगा, क्योंकि एक्सेलेरोमीटर ग्रेविटी को मेजर करता है, इसलिए वो समझ जाएगा कि ये फोन किसी छत से गिर रहा है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी टेबल से गिर रहा है, किसी पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है, किसी कार में नहीं रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पर वो इस फोन को, इस सेल फोन को इस तरह से रोटेट करेगा कि वो अपने ग्लास साइड से न गिरे। देखा आपने कि एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो सेल फोन है वो अपने ग्लास के साइड से ना गिरे, तो उसका जो ग्लास नहीं टूटेगा ना, तो बाकी की बॉडी तो मेटल की, आप फाइबर के होते हैं, मजबूत होते हैं। ये हमने समझ लिया एक्सेलेरोमीटर के फंक्शन। अब जरा देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसके आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन deployment of airbags almost instantaneously, ठीक है। तो इसको तुरंत, इसको जो है अगर कार क्रैश को प्रिवेंट करना है तो आप एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्टिव कर देता है किसको, एयरबैग्स को। तो जो कार में एक्सीडेंट है ये उसकी सीवियरिटी को घटा देगा। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, अभी हमने इसके बारे में बात करी, मोबाइल फोन के माध्यम से, जिसमें कि हार्ड ड्राइव को इनएक्टिव कर देगा, जिससे कि आपकी हार्ड ड्राइव सेफ रहेगी, तो डेटा सेफ रहेगा, ठीक है, डेटा सेफ रहेगा। इस तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी का अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरी यह है कि आपको एक्सेलेरोमीटर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। हमने XYZ डायरेक्शन के बारे में बात कर ली है, ये मोशन डिटेक्ट करता है, सेकिंग, रोटेटिंग, इन सारी चीज़ों को, स्विंगिंग, टिल्टिंग, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर जर्नल इज NCBI। अगर हम NCBI के बारे में बात करते हैं, देखो अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो सॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको ऐसे किसी पॉपुलर जर्नल को पढ़ना पड़ता है। इसमें एक्सेलेरोमीटर इन अवर पॉकेट, डज स्मार्टफोन एक्सेलेरोमीटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा, तो इसके बारे में इसमें चीज़ें आई थी, है ना। एंड एक और चीज़ कि अगर आप इसमें, वो सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे यहाँ पे इसके बारे में है, स्मार्टफोन के बारे में है, ठीक है, तो लैपटॉप के बारे में, कार के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कोई एग्जांपल छोटा हुआ आपका क्वेश्चन, इसमें सारा कुछ कवर होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसे हर एक जर्नल को नहीं पढ़ सकते, तो ये आपकी मेंटर्स का काम होता है, जिनसे आप सीख रहे हैं, वहाँ से आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको
वो अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो इसकी समरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए कवर करके दे सकते हैं। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए काम ईजी है बिकॉज एस्पायरेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पॉपुलर जर्नल्स को खोज खोज के पढ़ेंगे। नाउ क्या है एक्सेलेरोमीटर? ये है जिसमें अभी हमने एक्सेस की बात करी, तो वो सारे एक्सेस इसमें दिए हुए हैं। इसका साइज कितना बड़ा होता है? तो साइज को मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा होता है, इसीलिए मोबाइल, लैपटॉप कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। आपके नेल से थोड़ा सा बड़ा होता है बस, ठीक है। दिस वन इंडियन एक्सप्रेस में एक्सेलेरोमीटर के बारे में आया था, जैसे मैंने बोला कि इससे आपका क्वेश्चन सही नहीं होता, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें वो डेप्थ थी। और ये हमने एनसीबीआई को उस आर्टिकल की बात करी कि द एक्सेलेरोमीटर सेंसर मेजर्स कांस्टेंट ग्रेविटी, देखिए कांस्टेंट ग्रेविटी, वाइब्रेशन, क्वासी स्टैटिक जो टिल्ट्स होते हैं एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से, और इसमें XYZ तीनों डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से चीज़ों को मेजर कर लेता है ये, और उसके हिसाब से ये एक सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी मेजर पैदा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, देखो बायोफिल्टर कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एक्वाकल्चर के बारे में, जैसे मान लेते हैं आप एक्वेरियम देखते हो ना जिसमें फिशेस रखी जाती हैं, इसमें पानी होता है, ठीक है। तो अगर एक आप बायोफिल्टर इसमें अप्लाई कर देते हो तो मछलियों के द्वारा जो खाया गया फूड ग्रेन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो उसमें उसके बाद जो बची हुई गंदगी है ना, ये उसको फिल्टर कर सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो वेस्ट होते हैं जैसे कि मान लीजिए यूरिन, अमोनिया, इस एटसेट्रा कुछ भी होता है, तो ये उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब जब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है तो ये जो है प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है नाइट्रेट। इस तरह से वो पानी अपने आप में फिर से साफ हो जाता है, और जो उसके वेस्ट हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें दूसरे कंपोनेंट होते हैं जैसे फास्फोरस, तो इसको ये न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कि मछलियां या जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो भी स्पीसीज है वो उसको दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए, अब आप बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, यस। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, यस। बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन, यस। ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है फास्फोरस। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। बायोफिल्टर के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो बायोफिल्टर के बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसमें सेकेंड स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, पहला हमने बात कर ली है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कि अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम एक्वेरियम सिस्टम थ्रू यूज ऑफ बायोफिल्टर। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट ऑन विच नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रो। एक अभी हम बात करेंगे कि बायोफिल्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसमें कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अभी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है? ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट में कन्वर्ट किया हुआ नाइट्रोजन प्लांट के लिए और एनिमल के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। उसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, फास्फोरस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मिनरल फॉर फिश ग्रोथ एंड बोन मिनरलाइजेशन व्हिच फंक्शन प्राइमरी एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ हार्ट टिश्यू, ठीक है। तो फास्फोरस किसके लिए होता है? हार्ट टिश्यू बनता है इससे, बोन, स्केलेटन, स्केल, टीथ, ये सारी चीजें इससे फास्फोरस से कन्वर्ट होती हैं। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन इसके बारे में अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं वही बोलूँगा, आप साइंस डायरेक्ट में जा सकते हैं। साइंस डायरेक्ट बिल्कुल एनसीबीआई की तरह वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड जर्नल है, ठीक है। देखो अब मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, जबकि मुझे ही ये सारी चीज़ें बतानी हैं। जो जर्नल्स हैं, जो ऐसे आर्टिकल और पेपर्स पब्लिश होते हैं, इसके बारे में जो समरी है और डेटा है वो हमने आने वाली क्लासेस में डिस्कस करना है, क्योंकि कम से कम आवर में आप यूपीएससी प्रीलिम कैसे निकालो वो ऐसे ही संभव है। अदरवाइज आप अपने लेवल पे जिस तरह से पढ़ते हैं ना, आप मेहनत बहुत करते हैं, आउटपुट नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे हमारे 50, 60, 70 नंबर में फंसे हुए हैं। हमें कोशिश करनी है कि आप 100+ क्रॉस करो पहली चीज़ तो, ठीक है, सो दैट कि आप कट ऑफ के मामले में किसी भी रिस्क में ना रहो। तो बायोफिल्टर के बारे में इसमें आया है, एंड इसमें वो आपके सारे जो आंसर हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, ये देखिए बायोफिल्टर्स के बारे में वो सारी चीज़ें हैं कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप आ जाते हो और उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है। नॉर्मली इस लेवल की स्टडीज़ आप न्यूज़पेपर से या अपने लेवल की जो मैगजीन है उनसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो डोंट वरी, वो चीज़ें हम लोग करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया,
ये जिसके बारे में मैंने बात करी थी, आपके आंसर इस पार्ट में आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके आंसर इस पार्ट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। वो इतना आप शेडेड एरिया पढ़ लेना, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्यों आया? फरवरी 2023 में ये न्यूज में था। क्यों? बिकॉज इसमें जो है ऑर्डर फ्रॉम हाई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहाँ पे, एडिया रीजन में, वो प्रोब में रिवील हुआ था और उसको ठीक करने के लिए बायोफिल्टर एज एन एक्सपेरिमेंट यूज किया गया। ठीक है, तो ये न्यूज में था, बट जैसे कि मैंने बताया कि इतने आर्टिकल में जो यूज हुआ था उससे आपका क्वेश्चन नहीं सही होता। क्वेश्चन सही करने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ता है। खैर, अगली बार के लिए जान लीजिए कि बायोफिल्टर के स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें डिफरेंट लेयर होते हैं। ऊपर इसमें फिल्टर वाटर आता है, नीचे इसमें सरफेस सैंड होती है। ठीक है, सरफेस सैंड में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की जो सैंड पार्टिकल हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल की लेयर होते हैं। इसमें पानी पंप किया जाता है, गंदा जो भी गंदा पानी होता है बायोफिल्टर में पंप किया जाता है। और वो पंपिंग कहाँ होती है? नीचे। पानी ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, ऊपर उसको रिलीज नहीं किया जाता है। पाइप ऊपर है उसका, उसको कहीं कहीं पे पंप उस तरह के नीचे लगे होते हैं, फिर उसमें ऊपर टंकी से कहीं से गंदा पानी आता है। ये सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर है। ऊपर से इसमें पानी पंप करेंगे, ये यहाँ से इसमें पानी पंप करेंगे, नीचे आएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा यहाँ पे, और एकदम नीचे से इसे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। नीचे से ये फिर फिल्टर अपने लेवल पे एक्टिव हो जाता है। नीचे इसमें लार्ज ग्रेवल्स होते हैं, कैसे? लाइक दिस। फिर इसके ऊपर स्मॉल मिडिल लेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक दिस। और फिर सैंड होती है, मतलब ये तो ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, इससे भी बारीक सैंड होती है, वो लेयर्स होते हैं ये। और इन डिफरेंट लेयर में अलग अलग तरह के डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, विनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है ये भी जान लीजिए। यूपीएससी ने कई बार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्वेश्चन पूछा है। तो ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन या नाइट्राइट या दूसरे स्टेट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? नाइट्रेट्स में। बिकॉज एक बात याद रखना, यूपीएससी यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नाइट्रोजन की स्टेट होती है जिसको कि प्लांट और ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, तो नाइट्रेट है। ठीक है, इतने सारे हैं, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पेरा, नाइट्रोकॉकस है ना, एंड नाइट्रोस्पिन, स्यूडोमोनास। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में ये एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बार देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेफिड्स, नेबुला एंड पल्सर के बारे में क्वेश्चन है। इस सेफिड्स क्या होते हैं, नेबुला क्या होते हैं, पल्सर क्या होते हैं। ज्योग्राफी में आपने ये पढ़ा होगा नेबुला क्या होते हैं, पल्सर क्या होते हैं। बट ये क्वेश्चन साइंस टेक में क्यों है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप ज्योग्राफी में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और जो लेवल ऑफ अटेंशन है वो ज्योग्राफी में इसमें पूरा नहीं मिलता। खैर, पहले हम देख लेते हैं कि पल्सर क्या है। तो पल्सर क्या है कि न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। हाँ, ये सही है, एक तो सही मिल गया। दूसरा, नेबुला स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली। नो, ये सेफिड्स होते हैं। ठीक है, और नेबुला क्या होता है, ये जाइंट क्लाउड एंड डस्ट के, जिसमें गैसेस भी होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं। नेबुला वो स्ट्रक्चर होते हैं, नेबुला मतलब निहारिका, नेबुला वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि डस्ट एंड गैसेस के बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, तो केवल एक सही होगा, ओनली वन। कौन सा? पल्सर वाला। अब ये न्यूज में क्यों है? तो जैसे कि मैंने बोला कि ज्योग्राफी के लेवल में शायद आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें सारे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, 1 नॉट करेक्ट, 2 नॉट करेक्ट। पल्सर का स्टेटमेंट सही है। इन तीनों टर्म्स के बारे में डिटेल में आया था जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नया, ये जो न्यू बॉर्न स्टार के बारे में वो रिवील करता है। इसको ध्यान से देखिए, तो ये बताता है कि न्यू बॉर्न स्टार के आसपास इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें कि पल्सर, नेबुला एटसेट्रा के बारे में है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्लिक करते हैं, कोई चीजें तो मेरे ख्याल से आपको देख लेनी चाहिए। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि नासा ने पब्लिश की, ये देखिए, वो मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स के टाइम में वो रिवील करता है कि इसमें, या न्यूट्रॉन स्टार के बारे में अगर हम बात करें तो वो रिवील करता है कि किस तरह इसमें गामा रेज डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, अपना हेडफोन लगाइए, हेडफोन अगर नहीं लगाया तो वीडियो पॉज करके हेडफोन लगाइए और इसको सुनिए, और इसको सुनते ही आपको पता चल जाएगा ये एक एक्चुअल साउंड है। लिसन।
सो दिस वाज दिस एंड ये उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इस तरह के छोटे छोटे आर्टिकल अगर कभी आपको मिलते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये हमने बात करी एंड ये यस जो अभी आपने देखा उसके बारे में है ये। ठीक है, मर्जर ऑफ टू न्यूट्रॉन स्टार, टू ब्लैक होल्स, जिसके बाद गामा रेस प्रोड्यूस होती हैं जिनका साउंड अभी आपने सुना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किस किस कंट्री का अपना अपना है ना। जीपीएस तो हम सभी लोग जानते हैं, जीपीएस किसका है, जीपीएस है यूएस का, ग्लोनास है रसा का, ठीक है। इसरो का क्या है, नाविक, नाविक है इसरो का। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, गैलीलियो, ठीक है। QGSS ये किसका है, जापान का। तो अब समझ में आ गया कि किसका अपना नेविगेशन सिस्टम है ये, ठीक है। नाउ इस बार तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर अगली बार ये थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाए तो हाँ आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि कब आया QGSS, 2018 में आया। इसमें 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, ठीक है। और प्लान है एक्सपेंड करने का कि 2023 में 7 सैटेलाइट कर दिए जाएं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विच आई विल एडवाइस कि कोई कोई चीज़ें तो देख लेनी चाहिए जो, और ख़ासतौर से जो आर्टिकल मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो आपको मैं सेंड करूँगा, शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, दोनों में आएगा, तो वो आप एक बार देख लेना। जैसे इसमें जीपीएस के बारे में जब आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा ये पेज आएगा जिसमें कि बीडीयू चाइना है ना, ये हम देखो मिस कर दिया था, बीडीयू चाइना के बारे में। तो बीडीयू जो है आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा गैलीलियो, ग्लोनास रसिया, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, और उन सभी के बारे में जिसमें हमने बात करी। इसमें जीपीएस ने लिखा है, ऑफकोर्स जीपीएस यूएस का है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप इनको और पढ़ सकते हैं, इसको आप और क्लिक करेंगे डिटेल और ज़्यादा मिल जाएगी। खासतौर से इसरो, नाविक, इनके बारे में आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए और देखते हैं। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन है, क्यों अग्नि 5 हमारा जो है वो न्यूज़ में था, कब था इसके बारे में जरा देखेंगे। पहले इसी को देख लेते हैं, अग्नि 5 है क्या। अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब ये लॉन्ग रेंज है, ठीक है। अब देखो शॉर्ट रेंज किसको कहते हैं, ये 200 से 400 मीटर वालों को शॉर्ट रेंज कहते हैं। मीडियम रेंज किसकी, ये 1200 से ऊपर वालों को मीडियम रेंज कहते हैं, ठीक है। 1200 से 2200, और ये 5000 या उसके ऊपर वालों को लॉन्ग रेंज कहते हैं। तो क्या मीडियम रेंज होगा अग्नि, नहीं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है मीडियम रेंज के लिए। तो ये ब्रह्मोस और अग्नि में ना स्टेटमेंट में इन टर्म्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया गया है, बस ये बाहर हो गया, ये गलत है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एंड सुपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट द देयर फ्लाइट। नो, ये क्रूज के बारे में है। क्रूज जेट प्रोपेल्ड होते हैं और सबसोनिक स्टेट में गाइडेड होते हैं थ्रू आउट द रेंज में, मतलब उसकी मैन्यूवरेबिलिटी होती है, उसको आप मैन्यूवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं क्रूज को, बैलिस्टिक को नहीं, ठीक है। और बैलिस्टिक क्या होते हैं, देखो यहाँ पे भी उसने बैलिस्टिक और क्रूज को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया है। ये बैलिस्टिक यहाँ पे एंड क्रूज यहाँ पे, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है। बाकी जो नीचे बात लिखी है ना कि रॉकेट पावर्ड है, तो ये बैलिस्टिक के बारे में है, और इनिशियल फेज में तो ये बैलिस्टिक के बारे में, चूंकि एक सर्टेन हाइट के बाद ये अपनी ग्रेविटी से फॉल होता है, गिरता है, ठीक है। तो इस तरह से कितने कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कोई नहीं। नाउ ये हमने देख लिया, द हिंदू में इसके बारे में आर्टिकल था, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज के बारे में क्या है। कि जो बैलिस्टिक होता है ना 15000 किलोमीटर तक का है, यूएस, चाइना, रसिया, इन लोगों के पास है इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल। इंडिया की नॉर्मली 5000 के आसपास मानी जाती है, बट थोड़ा जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं है तो 7500, बट हम चाइना के साथ कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए केवल 5000 ही बताते हैं। क्रूज मिसाइल 1000 से 4000 के बीच के लिए है,
अल्टीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है, ये लो हाइट पे जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पे जाता है और एक ग्रेविटी की बात अपने से फॉलो करता है। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और जो टारगेट है उसको बहुत प्रिसाइज तरीके से, प्रिसाइज का मतलब कि इससे एक आप एक बिल्डिंग को टारगेट कर सकते हैं, इससे पूरा पूरा सिटी टारगेट कर सकते हैं, किसी छोटा सा बिल्डिंग को नहीं टारगेट कर सकते चूंकि बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, ऊंचाई 25,000 किलोमीटर तक, ये 1,000 किलोमीटर तक। ठीक है, अच्छा इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, तो बैलिस्टिक को थोड़ा सा कठिन है, क्रूज को थोड़ा सा इंटरसेप्शन पॉसिबल है ना। ये देखिए द हिंदू में कब आया था, 16 दिसंबर 2022 को, 16 दिसंबर 2022 को आया था। इसमें लॉन्ग रेंज के बारे में 5000 किलोमीटर इज मेंशन हियर। एक और चीज है, देखो हमने बात करी क्रूज के बारे में, हमने बात करी बैलिस्टिक के बारे में, एक ग्लाइड व्हीकल होता है। तो देखो जैसे कि क्रूज अर्थ सरफेस उठा और ऐसे पैरेलल गया और यहाँ पे टारगेट में गिर गया, ग्लाइड व्हीकल थोड़ा ऊंचाई में जाता है और फिर एक मीडियम हाइट पे चलता रहता है और वो पूरे अर्थ को रोटेट कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। चाइना और रशिया इनको रिसेंट में टेस्ट कर चुके हैं, खासतौर से 2021 में चाइना ने ग्लाइड व्हीकल टेस्ट किया था। ठीक है, 22 में, हाँ। और बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह है, लॉन्गर प्रोजेक्टरी में, और एक सर्टेन हाइट के बाद इंजन इसका बंद हो जाता है और ये अपने टारगेट में ग्रेविटी के दम पे गिरता है। ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबसन। हाँ देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इंटरनल कंबसन में इसको यूज किया जा सकता है, यस। इसको ब्लेंड किया जा सकता है किसमें, नेचुरल गैस में। ठीक है, हीट या पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी। अच्छा ब्लेंडिंग में एक बात ध्यान रखना, अप टू 5% ही ब्लेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, खैर बातें तो तीनों सही हो गई, जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो तीनों सही हो गए, लेकिन कुछ एडिशनल अवेयरनेस के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्लेंडिंग कितना है, अप टू 5% तक ही आप ब्लेंड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ये आर्टिकल क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, जो हम डिटेल क्लास करने वाले हैं बस स्टार्ट ही हो चुका है मान के चलिए, और करंट अफेयर्स भी शुरू हो चुका है, तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आइए और देखते हैं न्यूज में क्यों था। जनवरी 2023 में सेंटर ने 19,744 रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्लियर किया था, तब तो पूछा ही जाना था, देयर कैन नॉट बी डाउट इनटू दैट। The next one, with reference to Earth atmosphere, which of the statements are correct? Statements को देखते हैं। The tidal amount of insolation received at the equator is roughly around 10 times. तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो इंसुलेशन है वो ट्रॉपिक्स के बीच में ज्यादा होता है। और देखो साइंस इसलिए जरूरी है, इसलिए ज्योग्राफी से बाहर चला जाता है। जब आप साइंस टेक में पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का कोई एक पॉइंट नहीं है जो दूसरे पॉइंट से ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त करता है, अगर हम एनुअल एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, एनुअल एवरेज की बात करें तो अर्थ में कोई दो पॉइंट नहीं है, मैं डॉट की बात कर रहा हूँ, डेसिमल वाले डॉट की, सुई की नोक से भी छोटे एरिया की बात कर रहा हूँ, जहां पे इंसुलेशन का अमाउंट डिफरेंट हो। हाँ अगर कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ना, कितना, लेस देन 1%, तो वो लोकल रीजन की वजह से होगा। ठीक है, लोकल क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, लोकल ज्योग्राफी की वजह से हो सकता है, माउंटेन की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है, शेडेड एरिया की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये 10 टाइम्स 5 टाइम्स ये तो बकवास है। दूसरी बात, इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। नहीं, इंफ्रारेड इंसुलेशन का लार्ज पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये बात सही है, 2/3 वाली बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट में धरती के अलग अलग होते हैं, जैसे पोल्स में किसी टाइम अलग होते हैं, ट्रॉपिक्स में किसी टाइम अलग होते हैं, इक्वेटर में अलग होते हैं। ये इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एक और चेक कर लेते हैं, इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। नो, विजिबल स्पेक्ट्रम का नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, विजिबल का नहीं है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारा स्टेटमेंट सी सही है, क्यों सही जरा देख लेते हैं। तो इंफ्रारेड शॉर्ट वेव में भी है, लॉन्ग वेव में भी है। शॉर्ट वेव क्या होता है, जो सन से अर्थ की तरफ आते हैं वो शॉर्ट वेव है, जो अर्थ से सन की ओर जाते हैं वो लॉन्ग वेव। तो इंफ्रारेड दोनों का पार्ट है। इसको और सरल करते हैं, आपने कभी न कभी शायद लैंप में पढ़ाई करी होगी,
ये 90s की जनरेशन वाले तो चीज़ें जानते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। 2001, 2, 3 के टाइम में भी आपने ऐसे किसी लैंप से पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा ना, इससे जो गर्मी निकलती है ना, जो टेम्परेचर निकलता है वो इंफ्रारेड के। ठीक है, ये बात एक स्पष्ट आपको हो जानी चाहिए। इस क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते थे, अभी आ गया तो बातें करना बहुत आसान है। सही करने के लिए जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या, क्योंकि ये तो हम लोग साइंस टेक में रेगुलर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी है, 10⁻³ के अप्रॉक्सीमेट, मतलब एग्जैक्टली नहीं, इसे 10⁻², इससे ज़्यादा की जो है। इसका नॉर्मली साइज कितना होता है, ये बिल्डिंग्स के साइज का 100 मीटर तो बिल्डिंग ही हो सकते हैं ना। फिर माइक्रोवेव की बात करें तो ये ह्यूमन से छोटी होती हैं, बटरफ्लाई से बड़ी होती हैं। जो इसका रेंज है वो 1 मीटर से लेके कुछ छोटा और 1 मीटर से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम ह्यूमन के एवरेज में मेजर करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड अब हमारे जो काम का आ गया, तो ये नॉर्मली 10⁻⁵ के आसपास होता है। ठीक है, ये नीडल का पॉइंट है ना, ये इसके लिए सही है। इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है, मतलब एक बहुत बड़ी वेवलेंथ है। रेडियो वेव की छोटी हो जाती है माइक्रोवेव में, और ऐसे फिर होती एकदम छोटी चली जाती है। गामा रेज की कितनी है, 10⁻⁻12। अब अगर साइंस पता है तो आप समझ जाओगे कितना छोटा होगा, नहीं तो साइंस टेक की क्लास का वेट कर लो। एंड विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा, प्रोटोजोन्स के साइड का। ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, जितनी छोटी वेवलेंथ जैसे गामा रेज, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब वो 1 सेकंड में उतनी ज़्यादा बार रोटेट करेंगे। गामा रेज सबसे छोटी है तो सबसे ज़्यादा बार रोटेट करेगा। कितने बार करेगा, 10⁻⁸। एक्सरे 10⁻18। हमारे काम का इंफ्रारेड है 10⁻12। ठीक है, ये हैं इसके बारे में अवेयरनेस। विजिबल लाइट जिसको आप देखते हो, इंसोलेशन जिससे आप गर्मी महसूस करते हो, लार्ज पार्ट। ठीक है, ये इंफ्रारेड है। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। इंफ्रारेड दोनों शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वेवलेंथ में हो सकता है। ठीक है, हीट लैंप का एग्जांपल हमने डिस्कस किया। द सन गिव्स ऑफ इंफ्रारेड वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, सन की ओर से जो आते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, और लॉन्ग वेवलेंथ जो अर्थ से सन की ओर जाते हैं वो होते हैं अर्थ से सन की तरफ। ठीक है, वो होते हैं लॉन्ग वेव। टेम्परेचर के माध्यम से आप मेजर करते हैं कि हाँ इंफ्रारेड इसमें है। नेक्स्ट, एरियल मेटाजेनोमिक्स। देखो, मेटाजेनोमिक्स या माइक्रोबायोम के बारे में बात करी जाए, वो सेम चीज़ें होती हैं। इस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस टर्म का मतलब ये है कि आप जीनोम के सैंपल, अब जीनोम के सैंपल का मतलब डीएनए सैंपल। ठीक है, डीएनए सैंपल ये किसी एयर से जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वाटर से, सॉइल से लेते हो तो उसको हम बोलते हैं मेटाजीनोमिक्स। ठीक है, तो कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन, को एक बार में अगर आप इसको लेते हैं, सही, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करना, यही स्टेटमेंट सही है। अब इसमें इधर उधर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेटाजीनोमिक्स का अगर हम सीधे से मतलब करते हैं तो बस इतना है। अगर हम और ज्यादा स्टेटमेंट कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए आप सभी स्टेटमेंट को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट। देखिए, पहली बात तो ये कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज की अगर हम बारे में बात करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दैट इज एवियन स्पीसीज की स्टडी है, उसके लिए मेटाजीनोमिक्स जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसी तरह ब्लड सैंपल लेना एक अलग साइंस है। ठीक है, एंड सेंडिंग ड्रोन्स, तो ये सब बकवास हो जाता है। बस एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें ये काम हो जाता है। अगेन, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करके आप एक आर्टिकल में पहुंचेंगे, और इस आर्टिकल में आपको सारी चीजें मिलेंगी। बाकी हम तो हैं ही समरी बताने के लिए। जब डीएनए सैंपलिंग की केस होते हैं, खासतौर से जीनोम सीक्वेंसिंग में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेज होती है जिसमें हम मेटाजीनोम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेटाजीनोम डी नोवो असेंबली। ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन आया है, बस सिंपल अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एंड
फिलहाल एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको और देख लेते हैं। द हिंदू में ये था तो, बट इस जो कब था, फरवरी 2023 में। क्वेश्चन इसलिए आया है कि फरवरी 2023 में था, इसलिए क्वेश्चन आया है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, तभी वो चीज़ होती है, क्योंकि केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कब था द हिंदू में, फरवरी 2023 में। ठीक है, मेटाजीनोम के बारे में। नेक्स्ट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, ये सब एक ही टर्म है। ठीक है, इज यूज्ड इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टडीइंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज। देखो माइक्रो सैटेलाइट, आपके डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आपको याद है, ठीक है, अगर याद है तो इसमें बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 to 10 बेस पेयर्स वाले स्ट्रक्चर को माइक्रो सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। पहली बात ये पता चल गई ना एकदम क्लियर तरीके से। 1 to 10 बेस पेयर वाले स्ट्रक्चर को डीएनए सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए या माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप दो स्पीसीज के बीच में किस तरह से रिलेशन है, अगर आप ये समझना चाहते हो तो आपको इस लेवल पे चेंजेस को जानना पड़ता है। देयरफॉर ए इज दिस करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए भी साइंस डायरेक्ट जैसा जो पॉपुलर चैनल है आपको वहां जाना पड़ेगा। अब अगर आप उसमें जाते हो तो आपको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे मैं अक्सर क्लास में बात आपको बताता आया हूँ कि यूपीएससी किताबों तक सीमित नहीं है। 2018-19 तक ये कहा जाता था कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए न्यूज़पेपर के साथ किताबों को इंटरलिंक करके पढ़ो तो काम चल जाएगा। अब बात उससे भी आगे निकल गई है। अब यूपीएससी जर्नल, रिसर्च, R&D और खोजी प्रवृत्ति के लोगों को ढूंढता है, एक्सप्लोरर माइंडसेट को ढूंढ रहा है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए एग्जाम आसान है जो एक्सप्लोरिंग माइंड के हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक्सप्लोरिंग माइंड में आपको सारे देखो दुनिया में 100 से ज़्यादा जर्नल्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। आप 2 न्यूज़पेपर रेगुलर नहीं पढ़ सकते, 100 से ज़्यादा जर्नल्स कैसे फॉलो कर सकते हो? तो उसके लिए मेंटोर्स होते हैं। आप किसी न किसी मेंटोर जिसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंडर गाइडेंस में, सुपरविजन में पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मेंटोर चूज करिए और उसके सुपरविजन में पढ़ाई करिए। ऐसे डे बाय डे नहीं, आपके साल दर साल खराब हो जाएंगे। तो उसका काम होगा कि वो इस तरह की चीज़ों को समराइज करे और एक आधे घंटे का मटेरियल तैयार करे और आपको पढ़ा दे, सिंपल। और प्रिंट में मैटर दे दे, वीडियो मैटर दे दे तो और अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे ना तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ, द हिंदू में है, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए के बारे में, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो देखो ये इमेज ऐड की गई है, ये इमेज द हिंदू ने नहीं दी गई है, ये इमेज जर्नल से लाई गई है, इसलिए इसको आप अलग मानो। ठीक है, आप इस तारीख को यानी कि 11 अप्रैल 2023 का द हिंदू आप चेक कर सकते हो और इसमें आपको ये डीएनए ब्लूप्रिंट के बारे में मिल जाएगा जिसमें सैटेलाइट डीएनए के बारे में जिक्र है, बट इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व शायद ना हो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। फिर क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजिंग। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इस क्वेश्चन में कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किन किन सेक्टर्स में फॉसिल फ्यूल, कोयला या ऐसी चीज जो कार्बन एमिट करते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, वैसे किसी फ्यूल के स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कार्बन के रिडक्शन में या डिकार्बनाइजेशन में, है ना, इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या फर्टिलाइजर प्लांट में रिप्लेस किया जा सकता है कोयला या फॉसिल फ्यूल को ग्रीन हाइड्रोजन से? यस। ऑयल रिफाइनरीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का, स्टील प्लांट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल में वो घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन सारी चीजों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एंड इसमें भी जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला आर्टिकल आएगा और ये आर्टिकल इंडिया पे बेस्ड है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इंडियन जर्नल नहीं है लेकिन इंडिया पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। आपके जितने भी पॉइंट हैं उनके आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए साइंस टेक के क्वेश्चंस और उसके आधार पर साइंस टेक की अपनी तैयारी करिए। कोशिश करना है कि साइंस टेक में अगर मान लीजिए, देखो साइंस टेक में सिंगल हैंडेडली 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं।
कुछ क्वेश्चन डुअल नेचर के होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर के पॉइंट साथ में होते हैं। उनको आईआर ज्योग्राफी वाले बोलेंगे कि आईआर का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, साइंस टेक वाले बोलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं तो 15+ क्वेश्चन हर साल आते हैं साइंस टेक, ठीक है। लेकिन एक बात आप मान लीजिए, आपने चाहे जितनी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर पढ़ लिया हो, जब तक आप साइंस की इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करोगे, ये डुअल नेचर वाले जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, डुअल नेचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि आज हमने एक क्वेश्चन लिया था जो ज्योग्राफी और साइंस टेक से डुअल नेचर में कोलाइड करता था, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमको कोई भी चीज़ राइट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल से बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।